हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो अपनी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ का लेक्चर 2। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है और क्लास 7 ज्योग्राफी के हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये सब नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी मेड इजी, वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगी। एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में और अर्थ के मूवमेंट को पढ़े थे, जिसमें 2 तरह के मूवमेंट हमने क्लासीफाई किए थे। एंडोजेनिक मतलब अर्थ के मूवमेंट में 2 तरह के फोर्सेस वर्क करते हैं, हमारा एंडोजेनिक फोर्स एंड देन एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स में हमारा अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स आती थी, तो उसमें हमने वॉल्केनो के बारे में कल पढ़ लिया था। आज हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक होते क्या हैं? तो देखिए, जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो उनसे कुछ अर्थ में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अब ये जो वाइब्रेशन है ये सर्कुलर फॉर्म में, मतलब एक पॉइंट पे मान लीजिए वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, वहाँ से ये सर्कुलर फॉर्म में दूर होता है, मतलब मूव करता है। और ये जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं यही हमारी अर्थक्वेक्स कहलाती हैं। ये जो वाइब्रेशन हमारी क्रिएट होती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट से, वो हमारी क्या कहलाती हैं? अर्थक्वेक। वो फॉर्म करती हैं अर्थक्वेक को। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब वो पॉइंट जहाँ पे मतलब वाइब्रेशन का मूवमेंट स्टार्ट होता है वो हमारा फोकस कहलाता है। और उस पॉइंट के ऊपर वाली सरफेस, मतलब उस पॉइंट के सरफेस पे जो एरिया है वो हमारा एपिसेंटर कहलाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए फोकस नीचे है और उसके ऊपर वाला जो लैंड सरफेस, 1 मिनट आपको हम डायग्राम में दिखा देते हैं तो क्लैरिटी आएगी। देखिए, ये हो गया, देखिए इनसाइड अर्थ, ये हमारा हो गया फोकस, जहाँ पे हमारी सेस्मिक वेव्स स्टार्ट हुई थी मूव करना। ये है हमारी सेस्मिक वेव्स जो सर्कुलर फॉर्म में मूव करी। अब ये तो हमारा इनसाइड द अर्थ है। अर्थ में जो हमारा एरिया है जहाँ पे ये फोकस, जिसके नीचे ये फोकस है, वो हमारा एपिसेंटर कहलाता है। ठीक, यही हम बता रहे थे। अब यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं कि फोकस होता क्या है। तो दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स। ये वो प्लेस है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहाँ पे सेस्मिक एनर्जी ओरिजिनेट होती है। ठीक, सेस्मिक एनर्जी क्या है? सेस्मिक वेव्स ही हमारी, जो ये गोल गोल वेव्स हैं, इनको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक, चलिए अब पीछे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस, फोकस के ऊपर वाली सरफेस हमारी क्या हो गई? एपिसेंटर। अब ये जो वाइब्रेशन है ये हमारी सेंटर से बाहर की ओर चलती है। ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये 1 मिनट, ये देखिए ये सेंटर से इधर की ओर जा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये ऐसे मूव कर रही हैं और ऐसे, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो एरिया हमारा एपिसेंटर के नज़दीक होता है वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है रेदर देन जो एरिया हमारा एपिसेंटर से दूर रहता है। इसका मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होगा और ये मूव करने के कारण यहाँ पे इस एरिया के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा होगा वाइब्रेशन, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। वही चीज़ इस लाइन में कह रहा है कि वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। ये वेव के रूप में एपिसेंटर से आउटवर्ड की ओर मूव करती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली closest to the epicenter and the strength of earthquake decreases away from the center। तो जो भी एपिसेंटर के पास वाला एरिया होगा वहाँ पे हमारा ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ज़्यादा डैमेज होगा रेदर देन द प्लेस अवे फार फ्रॉम द एपिसेंटर। और इसमें कह रहा है कि भाई जैसे जैसे ये हमारी सेस्मिक वेव्स दूर होती जाएंगी एपिसेंटर से, वैसे वैसे उनकी स्ट्रेंथ भी अर्थक्वेक लाने की कम होती जाएगी। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये डू यू नो करके सेक्शन दिया था जिसमें बता रहा है कि अर्थक्वेक की वेव्स कितनी तरह की होती हैं। तो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। पी वेव्स, जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, एस वेव्स जो कि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और एल वेव्स जो कि सरफेस वेव्स होती हैं। अब देखिए, अर्थक्वेक तो हमने पढ़ लिया कि ये होता क्या है। ठीक, अब ये अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा डैमेज होता है, बहुत मानहानि होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज होता है।
तो देखिए, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि मतलब आज नहीं तो कल आएगा, हाँ, पर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको मतलब प्रोबेबल कर सकते हैं कि भाई ये कुछ कुछ कारण है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, थोड़ा सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। अब इसके लिए कुछ हमारे नेचर के द्वारा होते हैं कि मतलब मान लीजिए जब प्रिडिक्टिंग मेथड्स कुछ हमारी नेचर ने हमें दिए हैं, मतलब जो लोग लोकली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर अर्थक्वेक कहीं आने वाला है तो क्या होंगी, मछलियाँ जो हैं वो पॉन्ड से बाहर आने लगेंगी, मतलब गोल गोल होने लगेंगे, और जो मोस्टली जो स्नेक्स हैं, सांप हैं, वो पानी वगैरह से सरफेस की ओर आने लगेंगे। क्योंकि क्या कहा जाता है कि जो ये सांप वगैरह होते हैं, इनको ये भूकंप वगैरह का, अर्थक्वेक का पहले ही अंदाजा हो जाता है। इसलिए जब मतलब वो लोग ऐसा, मतलब पहले के लोग ऐसा मानते थे, ऐसा प्रेडिक्ट कर लेते थे कि जब ये सांप वगैरह ज़्यादातर लैंड में दिखाई देने लगे तो मे बी अर्थक्वेक आने वाला है। ये पहले के प्रेडिक्टिंग मेजर थे। आज की डेट में हम लोग इनको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? सेस्मोग्राफ से इसको अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एक अर्थक्वेक की केस स्टडी। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में 6.9 जो रिक्टर स्केल में मेज़र किया गया था, वो अर्थक्वेक आया था भुज में, जिसमें मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। 2-3 दिन बाद तक लोगों को खाने वगैरह की प्रॉब्लम हुई थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, स्कूल वगैरह डिस्ट्रॉय हुए। मतलब देखिए, अर्थक्वेक आया तो वो पूरा उस इलाके को बर्बाद कर देता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। अब 6.9 रिक्टर स्केल में बता रहा था, तो ये बहुत है। अभी रिक्टर स्केल क्या है आगे हम देखेंगे। ये एक तस्वीर है, फ़ोटो है, जिसमें बता रहा है कि भाई कुछ ऐसे हालात थे, बिल्डिंग गिर गई थी, मतलब बहुत नुकसान हुआ। तो उसकी बातें बहुत दिन तक सुनाई दी थी। हमारे गुजरात में आया था, भुज में। चलिए आगे देखते हैं हम अब। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, मतलब मान लीजिए अगर हमें पता लग रहा है या हमें कहीं से पता चला कि अर्थक्वेक की आने की आशंका है, तो हम उसमें आ गया है तो हम क्या प्रिपेयर रख रहे हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें शेल्टर कहाँ लेना है। मान लीजिए अर्थक्वेक है तो हमें शेल्टर कहाँ लेना है। तो सेफ स्पॉट क्या होगा हमारा, या तो हम कोई टेबल के नीचे घुस जाएं, किचन काउंटर जो हमारे किचन में प्लेटफॉर्म होता है उसके नीचे घुस जाएं, किसी टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे, या फिर दीवार के किसी कोने पे खड़े हो जाएं। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई या तो आप किचन को कोई मतलब टेबल डेस्क उसके नीचे आप खड़े हो जाएं, एंड स्टे अवे फ्रॉम, अब हम किस चीज़ से हम दूर रहें, तो भाई फायर प्लेसेस से दूर रहें, चिमनीज़ वगैरह, मिरर्स, पिक्चर फ्रेम्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थोड़ा भी हिलना, वाइब्रेशंस तो अर्थ में क्रिएट हुए तो पता चला वो गिरे और हमारे पे लग जाए, तो ऐसी चीज़ों से हम दूर रहें। ठीक, फायर प्लेसेस हो गई, चिमनीज़, विंडोज, शटर इंक्लूडिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जिनमें मिरर हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और प्रिपेयर्ड किस बात करें, तो स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिसास्टर कॉन्फिडेंटली। इसमें मतलब कि हम अपने लोगों से अपने आप को, एक दूसरे को मोटिवेट करें कि हम इससे निकल जाएंगे, ये कह रहा है अपने दोस्तों को, फैमिली को। चलिए अब हम देखते हैं कि ये अर्थक्वेक हमारा मेज़र किस में होता है। हमने 6.9 तो देखा था कि भुज में था, पर ये है क्या, तो सबसे पहले एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ। हमारा जो भी अर्थक्वेक है वो एक मशीन से मेज़र किया जाता है, जिसको हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसका फिगर भी नीचे दिया है सेस्मोग्राफ का। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। अब ये जो हमारे अर्थक्वेक की ड्राइंग तो बन गई उसमें, बट इसका मैग्नीट्यूड हम रिचर स्केल में मेजर करते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। जो भी हमारा 2 की यूनिट बताता है रिचर स्केल में, या उससे कम, वो बस नॉर्मल अर्थक्वेक है, बस उसको फील किया जा सकता है, उससे कुछ डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं होगा। बट एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अब मान लीजिए अगर 5 रिचर स्केल में बता रहे उतना अर्थक्वेक आए, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मतलब कोई भी सामान गिर जाए इतना अर्थक्वेक आ जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने कोई बॉटल रखी है दीवार अलमारी पे, तो वो नीचे गिर जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत डैमेज उसमें भी कॉज होगा। बट जो 6 या उससे हायर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाया जाता है, मतलब वो बहुत 6 या 7 के बीच वाला रिचर स्केल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहता है, और वो मेजर डैमेज कॉज करता है। अब हमारा जो गुजरात वाला भुज में था वो 6.9 था रिचर स्केल में, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना भयानक रहा होगा। यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ सेस्मोग्राफ दिया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।